शुरू हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ अब शुरू करेंगे हमारा लाइव कवरेज चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। आज देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन प्रदेश के कुल 879 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और इस चरण में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 7 संसदीय सीटें भी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 सीटें, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 4 सीट, दिल्ली की 7 सीट और ओडिशा की 6 सीटें शामिल हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीट, पश्चिम बंगाल की 8 सीट और हरियाणा प्रदेश की सभी 10 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। और हरियाणा में आपको बता दें कि करनाल में विधानसभा के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं। और आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर आज लगी है उनमें मेनका गांधी, मनोहर लाल, महबूबा मुफ्ती, राज बब्बर, दिनेश लाल हुया, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी समेत कई तरह के हाई प्रोफाइल चेहरे शामिल हैं। इनके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर जैसे मंत्रियों की भी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बात अगर करें हरियाणा प्रदेश की, तो प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर आज वोट डालने जाने हैं और करनाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए भी आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। प्रदेश में आज 10 लोकसभा सीटों पर वोट डालने जाने हैं। कई दिग्गज मैदान में हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी करनाल से मैदान में उतरे हैं और करनाल के लिए आज विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसके लिए भी सुबह 7 बजे से वोट डाले जाने शुरू हो चुके हैं। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश में ये आशा लगाए जा रहे हैं कि अच्छे प्रतिशत से मतदान होगा और प्रदेश में सभी सीटों को लेकर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मैदान में उतरे हैं, करनाल लोकसभा सीट से मैदान में उतरे हैं। तो वहीं उपचुनाव भी करनाल में हो रहे हैं। आठ राज्यों की 58 सीटों पर चुनाव होने हैं। आज सुबह 7 बजे से सभी सीटों के लिए चुनाव शुरू हो गए हैं।
तो इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर, इन्हीं सब जानकारी को लेकर आज वोट डाले जा रहे हैं सुबह 7 बजे से। तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विस्तार से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं और उनके साथ विजेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, आपके पास सबसे पहले आएंगे। सुबह 7 बजे से वोट डाले जाने शुरू हो गए हैं सभी प्रदेश में। ये भी आशा लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो हरियाणा की अगर बात करें तो मतदान प्रतिशत ज्यादा होंगे, और अगर ग्राउंड की बात करें, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि नहीं? देखिए अनाया, अगर हम आज चुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह जरूर है। और हालांकि अभी 8 बजे मतदान, जो 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, तो अभी इतना रुझान नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्मीद की जा रही है कि जो वक्त गुजरेगा और मतदान के ऊपर जो है, मतदान केंद्र के ऊपर लोगों की भीड़ जो है वो जो बढ़ने शुरू हो जाएगी। अगर चुनाव की बात करें तो माला लोकसभा से बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं बंतो कटारिया, उन्होंने अपना वोट डाल दिया। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी प्रत्याशी ने अपना वोट डाल दिया। वही पंचकुला में पूर्व जो उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन थे, वो भी अपने परिवार के साथ जो वोट डाल चुके। तो एक बात बड़ी शख्सियत जो आ रही है, सिरसा की बात करें तो सिरसा में दुष्यंत चौटाला, उनकी पत्नी, उनकी माता, उनके भाई, उनके पिता अजय सिंह चौटाला, तो सभी कहीं ना कहीं करने के लिए खैर 1 घंटे के आसपास का भी वक्त जो है मतदान को शुरू हुए नहीं हुआ है, तो अभी कहना मुश्किल होगा कि मतदान कितने प्रतिशत होता है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो साल 1970 के अंदर अब तक का जो मतदान का एक रिकॉर्ड जो 72% के आसपास बना है, वो उसको जो है वो कोशिश की जाएगी तोड़ने की। और इस बार हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग ने जो है वो 75% मतदान का जो है वो लक्ष्य रखा है, और देखते हैं कितना अचीव कर पाते हैं। जी ओपी, आपके पीछे हम आसपास मूवमेंट देख पा रहे हैं, अभी फिलहाल कहाँ मौजूद हैं आप? देखिए अनाया, इस वक्त में चंडीगढ़ में इलेक्शन कमीशन का जो वॉर रूम है, जिसके अंदर पूरे जो चुनाव को मॉनिटर किया जाएगा, वहां पर खड़ा हूँ। वहां पर जो है विभिन्न तरह के इंतजाम किए गए। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर करीबन 19,000 से ज्यादा मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं, सभी मतदान केंद्रों के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा के जरिए जो है निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा की 90 के आसपास जो बटालियन तैनात की गई है। तो इस तरीके से जो है वो चुनाव आयोग अपनी तैयारियां मुकम्मल पूरी तरीके से किए हुए हैं। जी हाँ, ठीक है ओपी, लौटूंगे आपके पास, आप बनाए रखें अपनी नजर। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से, और गुरुग्राम के बूथ पर शायद मौजूद हैं। विजेंद्र, आप क्या कुछ स्थिति, हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। अनाया, देखिए सुबह से 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि गर्मी का जो पारा है, सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे, किस तरह से जो मतदाता है सुबह से ही अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और काफी भीड़ है यहाँ पर। लगभग 7 बूथ यहाँ पर बनाए गए। जो ये इलाका है, ये बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और ऐसे में यहाँ पर जो कॉलोनी है, वो जिसके ये बूथ बनाए गए हैं, उसका लगभग 12,000 मतदाता यहाँ पर है। और ऐसे में ये भी देखना होगा कि सुबह दोपहर तक जो मतदान है वो कितने प्रतिशत हो पाता है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से, चुनाव ने पूरी तरह से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए काफी प्रयास किया, पुरजोर तरीके से, अलग अलग तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया कि वो मतदान जरूर करें। और ऐसे में मतदाता है, जो जागरूक मतदाता है, वो सुबह से ही अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, लगातार जो मतदान प्रक्रिया है शांतिपूर्ण चल रही है। और ऐसे में जो संवेदनशील बूथ है, जैसे मेवात में जो संवेदनशील बूथ है, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी खुद राउंड पर है। 4,000 जो पुलिस कर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में जो पोलिंग स्टाफ है 7,000 वो लगाया गया है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो शांतिपूर्ण मतदान है वो चल रहा है। और ऐसे में 12 बजे तक कितना रुझान आता है, कितने लोग मतदान करते हैं, वो सामने निकल कर आएगा। कितने प्रतिशत मतदान होना है। हालांकि आज छठे चरण में हरियाणा में 10 सीटों पर मतदान हो रहा है, और ऐसे में क्या रुझान आते हैं और किसकी किस्मत का ताला खुलता है 4 जून को, ये भी देखना होगा। अनाया, फिलहाल तो मतदान प्रक्रिया चल रही है, शांतिपूर्ण चल रही है। और गुरुग्राम इलाके में मैं आपको बता दूं कि जो मतदाता है, करीब अपने इस गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में
करीब 25 लाख से ज्यादा मतदाता है और 24 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और ऐसे में 13 लाख से ज्यादा जो महिला हैं वो वोटर हैं और 12 लाख से ज्यादा जो पुरुष हैं वो वोटर हैं। अब ऐसे में कितना मतदान हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जिस हम बूथ पर खड़े हैं यहाँ पर ये काफी 7 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर मतदान क्रिया लगातार चल रही है। सुबह से मतदाता यहाँ पर अपना मतदान। विजेंद्र, यहाँ पर जो है कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। राव इंद्रजीत सिंह के सामने राज बब्बर भी हैं कांग्रेस के मैदान में, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राहुल फजलपुरिया है, उन्होंने भी अपनी अच्छी पकड़ बना ली है गुरुग्राम में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस के या भाजपा या फाजलपुरिया जेजेपी से है, तमाम जो प्रत्याशियों ने काफी पुरजोर तरीके से प्रचार किया था, अपना चुनावी प्रचार किया था, जनता के बीच गए थे, अपना अपना विजन रखा था। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना विजन रखा था। कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला था, विकास को लेकर बातें हुई थी, लेकिन जनता पर कितना इफेक्ट इसका पड़ेगा, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे कितना कन्वे जनता को कर पाए, कितना विजन उनके सामने रखा, जनता को कितना विजन समझ में आया, जनता किस मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रही है, क्या उनके जहन में मुद्दा है, क्या नेशनल मुद्दों के आधार पर वोट करेगी या उनके जो स्थानीय मुद्दे थे उनको जहन में रखकर मतदान करेगी, ये तो रुझान आएंगे अनाया उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रत्याशी थे सब तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जी, लोग जो यहाँ पर वोट करने पहुंच रहे हैं, जनता जो वोट करने पहुंच रही है, उनके क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार जो लेकर वो यहाँ पर वोट करने के लिए गुरुग्राम में पहुंच रहे हैं? हालांकि बीएसपी और इनेलो को भी प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है इन सभी प्रत्याशियों के बीच राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वोट किया जाएगा या प्रत्याशियों के नाम पर वोट दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भाजपा लगातार जो राव इंद्रजीत हैं वो लगातार जो बड़े जो मुद्दे थे, नेशनल मुद्दे थे, उनको गिनवा रहे थे चुनाव में, और ऐसे में मोदी के नाम पर वोट मांगी जा रही थी। वहीं कांग्रेस भी लगातार अपनी जो कार्यकाल था उनका उन विकासों को गिनवा रही थी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। और गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस ने अपना मुद्दा बनाया और वो जनता के बीच गए। चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सिस्टम की बात हो। हमारे यहाँ गुरुग्राम में एक अस्पताल है, वो लगातार 2016 में जिसको तोड़ दिया गया था उसके बाद से अस्पताल नहीं बन पाए। एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया और ऐसे में तमाम तरह के कई मुद्दे थे, साफ सफाई, बिजली पानी को लेकर। इसको लेकर जनता के बीच विपक्ष पहुंचा, लेकिन जो राव इंद्रजीत लगातार जो नेशनल मुद्दों को गिनवा रहे थे और जो अपने गुरुग्राम में एलिवेटेड हाईवे है, चाहे द्वारका एक्सप्रेस है, सोना एक्सप्रेस है, मुंबई एक्सप्रेस है, तमाम तरह के इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे। लेकिन अब ये भी देखिए अनाया, जनता कितना इन बातों को मानती है विपक्ष पक्ष की कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितना असर जनता पर पड़ेगा। जनता लोकल मुद्दों को देखकर मतदान करने जा रही है या नेशनल मुद्दों को मतदान करने जा रही है, ये तो वक्त बताएगा। 4 जून को 23 प्रत्याशी गुरुग्राम लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 5 हैं वो नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब किसकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, जनता किसको दिल्ली का रास्ता दिखाएगी, ये तो 4 जून को साफ हो पाएगा। फिलहाल हरियाणा में 10 सीटों पर मतदान होगा। जी ठीक है विजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। आपके लोग आसपास मुझे दिख रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ओपी में आपके पास आऊंगी। 10 सीटों के समीकरण की अगर बात करें तो सभी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों पर एकदम जोर शोर लगा दिया। स्टार प्रचारक भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर प्रचार किया। आखिरी दिन तक यहाँ पर प्रचार प्रसार चला। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी आए थे प्रदेश में। तमाम लोगों ने आके अपने दमखम यहाँ पर लगा दिए। सीटों पर अपने जीत का दावा करते हुए सभी पार्टियां दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें ग्राउंड की, तो ग्राउंड पे क्या लग रहा है? क्योंकि 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस बार इंडिया अलायंस की हरियाणा में जीत होती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खिलाफ भी हमने काफी विरोध देखा है। किसानों का प्रदर्शन का क्या कोई असर होते हुए नजर आ रहा है इस बार? देखिए अनाया, अगर लोकसभा चुनाव प्रचार की बात करें तो सभी पार्टी ने अपने तमाम जो शीर्ष नेताओं को उतारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियों का आयोजन किया गया, अमित शाह की 3 रैलियों का आयोजन किया गया, प्रियंका गांधी के 3 बड़े प्रोग्राम हुए, राहुल गांधी के बड़े प्रोग्राम में राजनाथ सिंह आए, और कांग्रेस के भी बड़े जो जितने भी चेहरे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आए थे। तो सभी ने अपने प्रचार में दी जान पे लगा दिया। लेकिन जहां तक अगर मैं प्रचार की बात करूं तो
अगर 9 सीटों की बात करें, हालांकि 10वीं सीट कुरुक्षेत्र जो इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को मिली हुई है, उसकी माने तो मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और जो भी भारतीय जनता पार्टी है उसके बीच में ही कहीं ना कहीं जो दिखाई दे रहा है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जेजेपी या इनेलो जो है वो अहम किरदार में है, क्योंकि अगर ये पार्टियां ज्यादा वोट स्कोर करती हैं तो एक पार्टी जो है कांग्रेस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम कुरुक्षेत्र से शुरू करें तो कुरुक्षेत्र में वैसे चौटाला करें, यदि वो 1 लाख से ज्यादा के वोट हासिल करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। इसी तरीके से नैना चौटाला हिसार में बात करें या फिर भिवानी से राव बहादुर सिंह की जेजेपी प्रत्याशी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जेजेपी और बीजेपी जो है जेजेपी और इनेलो अगर ज्यादा वोट हासिल करते हैं तो उन सभी को जो है वो हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या सभी सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन जीतेगा या जेजेपी जीतेगा, वो माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी जीतेगी, उसका फैसला तो हालांकि बाद में ही होगा, मतदान गणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम अंबाला से बात करें तो अंबाला में जो भारतीय जनता पार्टी से बंतो कटारिया और कांग्रेस और वरुण मुलाना को टिकट दिए। वरुण मुलाना के जो पिता है वो 3 बार मुलाना सीट से लोकसभा विधानसभा के सदस्य जो रह चुके हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको टिकट दी गई, टिकट से पहले वो एक बार जिस तरीके से मना कर रहे थे और उसके बाद उनको टीम समाधि की, लेकिन जब प्रचार शुरू हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत कम उनके प्रचार में गए और जो कुमारी शैलजा जो 2 बार की अंबाला लोकसभा से प्रत्याशी रही थी, उनको वो भी जो है उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए नहीं गई, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादातर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से जिताने में और जो भिवानी महेंद्रगढ़ से रावजान सिंह और सोनीपत के सत्याव्रत आचार्य के पक्ष में ज्यादा प्रचार करते हुए आई है। देखो कहीं ना कहीं मुकाबला एक कड़ा जरूर है, जो अगर हम माने तो 90% सीटों के ऊपर कांग्रेस ने उन्हीं समुदाय के लोग दिए हैं जिनको बीजेपी ने दिए, तो कई जगह के समीकरण जो है वो पूरी तरीके से जो फंस गए। अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में कांग्रेस और बीजेपी के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो ब्राह्मण है। इसी तरह अगर हम हिसार की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी जो है वो जाट है। और इसी तरह अगर हम अंबाला की बात करें तो दोनों एक ही समुदाय की हैं। सिरसा में भी कुछ इसी तरह का पेच जो है वो फंसा हुआ है। और अगर हम इसकी फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में दोनों गुज्जर जो वो महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुज्जर को जो उतार दिया गया, तो इस तरीके से मतलब एक दूसरे के अंदर समीकरण जो फंस के रह गए और जनता के पास चयन करने का जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि किसको चुने किसको नहीं चुने। और दूसरा अगर बीजेपी की बात करें तो हरियाणा में जो अगर 10 सीटें हैं, 10 में से 7 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो साल 2014 में कब्जा कर लिया था। 2019 में उनको बरकरार रखते हुए भाजपा ने 7 सीटों के साथ जो 3 जो बाकी थी विपक्ष की झोली में थी उनको भी जो है वो जीतने का जो जीतने में सफलता पाई थी और 10 की 10 सीटों पर 2019 में विजय हासिल की थी। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी जो एक 10 साल की सरकार के खिलाफ होते वो भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की हम कह सकते हैं कि दिखाई जरूर दे रही है। दूसरा ये कि बीजेपी के खिलाफ जो किसान आंदोलन हुआ था उसका जो है एक अच्छा खासा जो है प्रभाव जो है प्रचार के दौरान देखने को मिला था। खुद जननायक जनता पार्टी ने भी इस विरोध का जो खामियाजा भुगतना पड़ा था। कुचाना हल्के में जिसकी प्रत्याशी जो नैना चौटाला है उनकी गाड़ी के ऊपर तो बकायदा हमला तक पत्थर फेंके गए थे, गाड़ी के शीशे टूट गए थे, 1-2 लोग जो वो घायल भी हुए थे। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ बीजेपी मजबूत है और कुछ पॉइंट में कांग्रेस मजबूत है। तो कह सकते हैं कि मामला बिल्कुल नेक टू नेक फंसा हुआ है। लेकिन हाँ नतीजे क्या रहेंगे इसका तो जो है वो 4 तारीख को ही पता लगेगा। सभी पार्टियों ने जो है वो अपने अपने मैनिफेस्टो की बात की। अगर हरियाणा के मुद्दों की बात करें तो किसानों के मुद्दों के अलावा जो नेशनल का मुद्दा था, जो मंगलसूत्र या फिर प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, वो मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरों शोरों से उठाया गया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने संविधान को खत्म करने की साजिश के जो आरोप लगाए थे बीजेपी वो थे, घोटालों के आरोप लगाए और देश की संप्रभुता वगैरह के ऊपर जो कुछ आरोप उनकी तरफ से लगाए गए तो वो भी धरातल तक पहुंचे। देखिए दोनों पार्टियों के जो आरोप या मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे वो धरातल तक
जरूर पहुंचे। हमने खुद मतलब गरीब तबकों में भी दिहाड़ी मजदूरी या डेली वेजेस के अंदर भी हमने ये पाया था कि उनको भी संविधान बदलने और प्रॉपर्टी टैक्स की हमारा आरक्षण ले लिया जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी ले जाएगी, इस तरह की बातें करते हुए उनको भी जो सुना गया है। लेकिन अब कौन सा मुद्दा किस पार्टी के घर में कितना इम्पैक्ट करता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई पार्टी अपना मुद्दा बनाती है तो वो कुछ बातों के ऊपर ध्यान में रखकर वो बनाती है, लेकिन मुद्दे कितने कामयाब हो जाते हैं वो नतीजों के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल ओपी, ये नतीजों का इंतजार करेंगे। जैसे आज के दिन का बहुत बेहद इंतजार था सभी को, इतने समय से सभी पार्टियां इंतजार कर रही थी चुनाव को लेकर। अब 4 तारीख का हमें सबको इंतजार होगा। काफी दिग्गज नेता भी इस बार मैदान में उतरे हैं। ओपी, सबसे जो हॉट सीट मानी जा रही है करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल मैदान में उतरे हैं। किस तरह से करनाल की सीट को देख रहे हैं? देखिए अगर हम करनाल की बात करें तो करनाल में मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद करनाल में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के चयन में थोड़ी सी चूक कर दी। हालांकि मैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो बुद्धि राजा है, देवांशु बुद्धि राजा, उनको लेकर ये तो नहीं कहना चाहूंगी वो कमजोर है। लोकतंत्र में सबको अपना जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री जो 10 साल तक प्रदेश की बागडोर संभाल सके, उनके सामने एक बड़े कदावर नेता को लाते तो शायद कुछ और होता। देवांशी बुद्धि राजा पहली बार जो है अपने पार्लियामेंट से चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और अब तक अगर हरियाणा की बात करें तो वो एक NSUI के ही जो है लीडर था। हालांकि स्टूडेंट के बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर वो कई बार जो है सुर्खियों में जरूर रहे हैं, भाषण अच्छा वक्ता है और मुद्दे भी अच्छे उठाते हैं, लेकिन 10 साल के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने शायद एक कमजोर प्रत्याशी मैं उनको कहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 साल रहे, पूरी तरीके से उनके पास अपनी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब अपनी कामयाबी है। वही जो कांग्रेस में वो टिकट करीबन 10 से 20 दिन पहले जो है वो घोषित किए गए, तो 20 से 25 दिन के दौरान अगर देवांशु बुद्धि राजा क्या जो है वो करिश्मा कर पाते हैं तो देखने वाली बात होगी। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी ने जो है देवेंद्र कादियान को जो है टिकट दी, जो रिश्ते में दुष्यंत चौटाला के जीजा लगते हैं, तो उनको जो वो टिकट दी गई है, लेकिन वो भी हालांकि एक ज्यादा मजबूत प्रत्याशी तो नहीं है, लेकिन हाँ पानीपत के हल्के से उनके पिता जो है 4 बार विधायक रह चुके हैं और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी जो पिता सतबीर सिंह कादियान बने थे, तो वो भी एक नाम तो है। लेकिन अब कौन कितने वोट कैश कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन करनाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उनका जो है थोड़ा सा अपर हैंड हम जी। ठीक है ओपी, लौटूंगे आपके पास और विजेंद्र आप भी बने रहिए ग्राउंड पर, आप लोगों के पास मैं फिर से लौटूंगी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पका का चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद से
सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter. एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम पर। चुनाव को लेकर लगातार हम लाइव कवरेज कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, आपके पास लौटूंगी मैं, और आप बूथ से मौजूद हैं गुरुग्राम पर। आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने पहुंच रही हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अनाया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो मतदान है वो हो रहा है। काफी शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर 7 बूथ हैं जहाँ पर मतदान हो रहा है और एक सबसे बड़ी कॉलोनी लगती है। लोगों से भी बात करेंगे कि किन मुद्दों के आधार पर ये वोट देंगे। भाई साहब, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालने जा रहे हैं? क्या आपके स्थानीय मुद्दे या नेशनल मुद्दे हैं? सभी मुद्दे हैं। क्या मुद्दे होते हैं आपको? मतलब कोई विकास का मुद्दा आपके इलाके का? आपके इलाके में काम हुए 5 सालों में? हो रहे हैं, कुछ काम हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, क्या बताएं आप। लेकिन वोट डालना तो एक अधिकार है, वोट तो जरूरी है डालना। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेगा? मोदी जी ने काफी विकास किया है, अच्छा, काफी काम किया है, उनके मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे। आप भाई साहब? देश का प्रधानमंत्री अच्छा है। अच्छा, तो 370 हटाया, 500% बीत गए अयोध्या वाले। अच्छा, राम मंदिर, मतलब नेशनल मुद्दे। हाँ, और भी तरक्की है, काफी काम किया है मोदी। हाँ, अच्छा, कुछ अच्छा है, काफी काम किया है मोदी साहब ने। क्या नहीं किया है? विकास के नाम पर वोट डालो। भाजपा ने विकास किया? बिल्कुल। और भी लोगों से। हाँ जी भाई साहब, आपके क्या मुद्दे हैं? रोजगार मिला है? नहीं मिला? नहीं मिला। महंगाई कम हुई? नहीं, बढ़ रही है। आपके इलाके में कोई विकास हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं है। उसके आधार पर आप वोट करेंगे? जी बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपकी वोट अभी पहली बार बनी है, तो क्या किस मुद्दे को देख रहे हैं आप? नेशनल मुद्दों को देख रहे हैं? अपने यहाँ के स्थानीय मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, रोजगारी कम हुई है नहीं है? तो स्थानीय ही देख रहे हैं। स्थानीय मुद्दे। क्या आपके इलाके में काम हुआ? पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही। नहीं आ रही? इलेक्शन के टाइम पे हो रहा है कुछ। अच्छा, तो महंगाई कम हुई है, बढ़ी है? सबसे भाजपा ये कभी कभी नहीं हो सकती, आगे वाले टाइम में भी बढ़ेगी। रोजगार मिला नहीं मिला? हमें तो अभी नहीं मिला, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी बाबू जी, किन मुद्दों के आधार पर वोट डालोगे आप बताओ? हाँ, ज्यादा महंगाई होनी चाहिए ना, इसलिए तो वोट दे रहे हैं। महंगाई होनी चाहिए? और जितनी हो रही है इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ जी भाई साहब, आप किन मुद्दों पर? विकास, क्या क्या विकास हुआ अपने यहाँ? अच्छा, थोड़ा जोर से बोले। थोड़ा जो 70 साल में नहीं हुआ, पिछले 10 साल में हुआ। विकास के नाम पर आप बोल रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, आप विकास हुआ है? विकास ये तो अच्छा हुआ है। हाँ जी भाई साहब, क्या देखते हैं आप? बहुत अच्छा देखेंगे, बहुत अच्छा देखेंगे। मतलब क्या मुद्दे रहे आपके ध्यान में जिन मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं? देखो, हमारा अधिकार है, जहाँ हमारा दिल का वहाँ। नहीं, मतलब मुद्दे क्या है? मैं मुद्दे पूछ रहा हूँ। थोड़ी पढ़े लिखे हम। मुद्दे क्या है? लोकल मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे? हाँ जी भाई साहब। विकास विकास नहीं, विकास तो चाहिए, लेकिन यार रोजगार, महंगाई के क्या मुद्दे हैं आपके? अब भाई वो तो हमारा हाथ में थोड़ी है। अब वो तो वो सस्ता करे चाहे महंगा करे। हाँ जी भाई साहब। मुद्दे महंगाई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, और इसके अलावा
जॉब भी है? जब से भाजपा सत्ता में आई है क्या विकास हुआ है या हुआ है और विकास की तो क्या आप नेशनल मुद्दों को देखकर मतदान करने जा रहे हैं या कोई लोकल आपके लोकल मुद्दे भी हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हो रहा है तो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं। बिल्कुल देखिए अनाया जी, जिस तरह से लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोग जो नेशनल मुद्दे हैं उनको देखकर मतदान कर रहे हैं, कुछ लोग सड़क बिजली पानी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मतदान होगा और मतदान के बाद साफ तस्वीर हो पाएगी कि कितना जो रुझान है वो निकल कर आया, किस प्रत्याशी को दिल्ली का रास्ता दिखाया। जी है ना। वही विजेंद्र, मैं भी सुन रही थी कि काफी तर्क इस बार सुनाई दे रहे हैं, विकास की बात भी हो रही है, रोजगार की बात भी हो रही है, तमाम बातों को लेकर इस बार जो है सतर्क होकर मतदान वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। ओपी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास लौटूंगी मैं विजेंद्र, आप बने रहिए। ओपी, चंडीगढ़ से आप मौजूद है, चंडीगढ़ में भी आज चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? और आपको चंडीगढ़ इलेक्शन कमीशन वॉर रूम में भी आप मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए अनाया, देखिए चंडीगढ़ में आज नहीं 1 तारीख को मतदान होगा और पंजाब और हिमाचल के साथ जो है उसका मतदान होना है। और जहाँ तक चंडीगढ़ वार रूम की बात की तो चंडीगढ़ वार रूम के अंदर पूरी मॉनिटरिंग जो वो की जा रही है और अभी तक जो है करीबन हम मान सकते हैं कि 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का वक्त जो है मतदान शुरू हो चुका है और कहीं से भी ईवीएम की खराबी या किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई सूचना जो है वो नहीं आई है, ना ही किसी उपद्रव की स्थिति जो है वो किसी भी तरह का झगड़ा वगैरह देखने को अभी तक मिला। तो हम कह सकते हैं कि अब तक जो है वो चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि शायद अगले 15 मिनट में जो 1 घंटे का रुझान भी सामने आ जाएगा क्योंकि कितने प्रतिशत जो है वो मतदान पहले घंटे में हुआ है तो अभी उसका जो है वो इंतजार करना होगा। जी ना, ठीक है। ओपी, देखिए सभी सीटों के समीकरण की हम बात कर रहे हैं, 10 सीटों पर आज लोकसभा के लिए चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, उपचुनाव भी हो रहा है करनाल में। एक ऐसी सीट है जिस पर भी काफी सियासत हुई और उस पर परिवार के ही 3 लोग पार्टी के अलग अलग पार्टी से मैदान में उतरे हैं और इसमें रंजू चौटाला मैदान में है, नैना चौटाला भी है, सुनैना चौटाला भी नेल्लू से मैदान में उतरे हैं। तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर हॉट सीटें मानी जा रही है, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जिन पर हम नजरें बनाए हुए हैं। इसी को लेकर आज जो हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में भी, क्योंकि इस बार बीजेपी के नवीन जिंदल हैं और अभय चौटाला मैदान में हैं। माफ कीजिएगा, परिवार के 4 लोग मैदान में आज उतरे हैं। अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से मैदान में और नवीन जिंदल जिस पर बीजेपी काफी आरोप कुछ दिनों से लगा रही थी, कोयला चोर उन्हें कहा जा रहा था, जिसके बाद पार्टी में उन्हें लिया गया, इसके ऊपर भी काफी सियासत हुई। विपक्षी पार्टी ने भी काफी दाव खेला, काफी आरोप प्रत्यारोप का खेल भी चला, लेकिन अब नवीन जिंदल बीजेपी के पार्टी से मैदान में है और अभय चौटाला देख रहे हैं कि उनके सामने मैदान में उतरे हुए हैं। इस सीट को कैसे देख रहे हैं, फिर उसके बाद आगे सीट पर हम आएंगे। देखिए ना, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जो है उसके ऊपर भी जो कड़ा मुकाबला देखने को मिला और यहाँ पर जो कहूँ तो मैं डिसाइडिंग फैक्टर एक बार फिर अभय सिंह चौटाला ही कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जनता पार्टी ने जो है वो कांग्रेस से 2 बार कुरुक्षेत्र से ही सांसद रह चुके नवीन जिंदल को जो है टिकट दिए। नवीन जिंदल यहाँ से साल 2005 और 2009 में विधायक सांसद बने थे और 2014 में वो हार गए थे। 2019 का चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं था, लेकिन इससे पहले इनके पिता भी 1996 में इसी सीट पे ओम प्रकाश जिंदल जो होते थे, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल, वो भी जो है यहाँ से सांसद बने थे। तो कह सकते हैं एक तरह से नवीन जिंदल के एक पारिवारिक सीट इसको हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर बात हम कांग्रेस पर काफी करें तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई और सुशील गुप्ता जो पूर्व राज्यसभा सांसद है वो कहीं ना कहीं इस सीट से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक टफ कंपटीशन है, दोनों ही जो है मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि नवीन जिंदल का जो है वो चुनाव एक बार थोड़ा सा काफी नीचे चला गया था, लेकिन उसके बाद अब एट पार पे जो कहीं ना कहीं आ चुके हैं। और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में अगर नवीन जिंदल के लिए कोई बड़ी मुश्किल बन रहा है तो वो किसानों का विरोध जो है वो एक बड़ी मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अभय सिंह चौटाला किसी भी सूरत में ज्यादा वोट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो नवीन जिंदल का रास्ता जो है वो सुगम होगा और उनको वोट कम मिलते हैं तो जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता है उनकी राह जो आसान होगी। जी, ओपी हिसार की भी हम बात कर रहे थे जहां पर परिवार के 3 लोग मैदान में हैं
और तीनों के सामने भी लड़ाई देखने को मिल रही है। इसके जो है लोगों की मानसिकता पर कैसे असर पड़ते हैं, क्योंकि परिवार में ही अगर जब राजनीति के बीच ये देखने को मिलता है सियासत, तो फिर जब वो बाहर पार्टी के अलग अलग पार्टी के थ्रू मैदान में उतरते हैं तो लोग किनके ऊपर ज्यादा भरोसा करके वोट देने पहुंचेंगे? हिसार से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत चौटाला, जन नायक जनता पार्टी की सुनैना चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल की नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और जेजेपी से नैना चौटाला, ये तीनों एक ही परिवार से हैं। देवीलाल ने जो हरियाणा में राजनीति शुरू की थी, उन्हीं के जो है ये कहीं ना कहीं क्लैन या वंशज हैं। ये कह सकते हैं कि देवीलाल के बेटे, तीसरे नंबर के जो बेटे हैं वो थे रणजीत सिंह चौटाला। और उसके बाद अगर हम बात करें नैना चौटाला की, तो वो जो देवीलाल के जो बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला, उनकी जो है पुत्र वधू है। इसी तरीके से देवीलाल के एक अन्य बेटे थे प्रताप चौटाला, उनकी पुत्र वधू जो है सुनैना चौटाला है। और एक बात और बता दूं कि सुनैना चौटाला और नैना चौटाला दोनों ही बेशक रिश्ते में जेठानी या देवरानी का उनका रिश्ता है, लेकिन ये दोनों हिसार जिले की ही रहने वाली है। नैना चौटाला की बात करें तो आदमपुर के पास एक गांव है दड़ोली, वहां की रहने वाली है। और सुनैना चौटाला की बात करें तो वो हिसार के जो उकलाना हल्का है उसके तहत दौलतपुर गांव आता है, तो वो उस परिवार की है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफी क्लोज का रिश्ता हो गया। और हम चौथे प्रत्याशी कांग्रेस के जयप्रकाश की बात करें तो ठीक है, आज जयप्रकाश कांग्रेस से टिकट लड़े, लेकिन इन्होंने अपना पहला जो लोकसभा का चुनाव जीतकर जब ये सांसद बने थे साल 1991 में, उसके बाद ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भी जो है जयप्रकाश बने थे, तब इनको टिकट जो है देवीलाल की पार्टी ने ही दिया था। हालांकि आज देवीलाल की उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल हो गया, तब उनका जो नाम था वो लोकदल होता था। तो 1991 में जब जो जयप्रकाश है कांग्रेस के, उन्होंने चुनाव लड़ा था तो देवीलाल के अंडर में लड़ा था। हम ये भी कह सकते हैं कि देवीलाल की उंगली ही पकड़कर जो है जयप्रकाश राजनीति में आए थे और वहीं से उनको कामयाबी मिलनी जो शुरू हुई थी। लेकिन अगर वैसे सियासी तौर पर बात करें तो मुकाबला यहाँ पर भी कांग्रेस और जो है बीजेपी के बीच में ही दिखाई जो है वो दे रहा है। अगर हम जयप्रकाश की बात करें तो जयप्रकाश हिसार लोकसभा का एक जाना माना चेहरा है। 3 बार वो जो इस सीट से सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और 8वीं बार, हालांकि वो चुनाव तो खैर लोकसभा का 8वीं बार लड़ रहे हैं, इससे पहले जो है वो हार चुके हैं। और अब अगर हम थोड़ा सा अगर रणजीत सिंह चौटाला पर आए तो रणजीत सिंह चौटाला का ये दूसरा चुनाव है। साल 1999 का चुनाव जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की लहर के चलते वो इस सीट से हार गए थे और अब फिर उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका देते हुए हिसार लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। इंतजार करना होगा कि कितना समीकरण रहता है। लेकिन जो अगर जयप्रकाश जीतते हैं तो उनकी जीत में हिसार लोकसभा के जो 3 हल्के जिसमें उचाना, उकलाना और नारनौल हल्का है वो एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये तीनों हल्के कहीं ना कहीं जाट बाहुल्य इलाके माने जाते हैं। और साल 2014 में जब दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा से सांसद बने थे तो इन 3 हल्कों की लीड जो है वो कुलदीप बिश्नोई है वो तोड़ नहीं पाए थे और जिसके चलते 6 हल्कों में कुलदीप बिश्नोई जीतने के बावजूद भी 3 हल्कों के आगे कहीं ना कहीं वो सरेंडर कर गए तो उनकी हार हो गई थी। जी, पर हमें आज कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सभी की सभी सीटों पर हम इस समीकरण पर अपडेट आप तक लगातार लेते रहेंगे। विजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार ग्राउंड से। विजेंद्र, लोगों से आपने बात की, लेकिन अगर बात करें कि कांग्रेस और बीजेपी की भी दोनों के मैनिफेस्टो में अहम तौर पर महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को इस बार मेंशन किया गया था, तो महिला अगर आप देख पा रहे हैं वहां पर पहुंच रही है क्या वोट करने के लिए, और महिला पहुंच रही है तो किसकी तरफ ज्यादा रुझान दिख रहा है? हम साफ तौर पर तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर महिला वोट करने पहुंच रही है इस बार? बजट अगर वो बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं वो सीधा सरकार पर आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंच रही हैं। ये तमाम यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे कि जो महिलाओं की जो लाइन है वहाँ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं क्या सोच रही हैं और जो मतदान कर रही, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रही है।
उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल महिलाओं की लाइन इधर है, आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वोट करने पहुंच रही हैं। इनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये वोट कर रहे हैं। जी, ये महिलाएं हमारे साथ पहुंचती हैं। वैसे काफी अच्छा यहाँ पर लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। विजेंद्र जी, कौन से मुद्दे देख रहे हैं? नेशनल मुद्दे देख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, क्या देख रहे हैं? महंगाई तो हो ही रही है, ज्यादा ही हो रही है महंगाई। बिल्कुल हो रही है सर। तो क्या कहोगे महंगाई को लेकर? महंगाई कम करो। कम करो, मतलब मुद्दा आपके लिए कि महंगाई है। हाँ जी माता जी, आप बताएं। तो महंगाई है, महंगाई है, रसोई का बजट भी कर रहा है। और क्या बजट तो है ही। क्या क्या चीजें आप बताएं जी, कैसे देख रहे हैं? महंगाई है या कम हुई है महंगाई? हाँ जी, आप बताएं, महंगाई कम हुई है? महंगाई ज्यादा हो गई हाँ, कमाई 10 रुपए है, 15 रुपए। थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो। ससुराल है मेरे। अच्छा अच्छा, तो आप बताएं जी, महंगाई को देखते हैं? और वो नौकरी वगैरह जो है, बच्चों की जॉब वगैरह। अच्छा, नौकरियों को लेकर, नौकरी नहीं मिली है? बिल्कुल। बच्चे कितने बेरोजगार है? बेरोजगारी। बिल्कुल। आप बताएं माता जी, महंगाई। हाँ जी, किसको देखकर मतदान कर रहे हैं? महंगाई को देखकर, लोग बेरोजगारी को देख, किसको देख के कर रहे हैं? ठीक है विजेंद्र, लौटूंगे आपके पास, मैं लौटूंगी, आप बने रहिए। हमारे साथ बिहार से अर्जुन जुड़ गए हमारे संवाददाता बेतिया से। लगातार बिहार पे भी आज 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अर्जुन, क्या कुछ स्थिति ग्राउंड पर बनी हुई है? 127 बूथ संख्या 127 केंद्र खड़े हैं। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ मतदान हो रही है। काफी गर्मी और काफी धूप। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक अर्जुन। अर्जुन, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो अर्जुन जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है क्या? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ मैम, हाँ आवाज आ रही है। बिहार के आज 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अर्जुन, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है ग्राउंड पर? जी, ग्राउंड पर बहुत शांति से महिला मतदाता आ रही है और यहाँ बहुत शांति ढंग से ही मतदाता हो रही है। जी, आप बेतिया से हमारे साथ जुड़े हैं फोनों पर। अगर बात की जाए तो बिहार में 7वें चरण में चुनाव हो रहे हैं, पिछले 6 चरण में भी चुनाव हुए। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। और बिहार में बात की जाए, ऐसे काफी संवेदनशील इलाके हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा की जाती है चुनाव विभाग द्वारा। इस बार भी की गई है। संवेदनशील इलाकों पर कितनी सुरक्षा की गई है और कितने फोर्स लगाए गए हैं चुनाव विभाग द्वारा, और लोग कितने प्रतिशत में पहुंच रहे हैं? अभी तक कितने लोग पहुंच चुके हैं मतदान करने? 9 बज चुके हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अर्जुन, बोलिए। हेलो अर्जुन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। पहले से रिक्वेस्ट करेंगे आपकी आवाज फिक्स करें। ओपी, आपके पास लौटूंगी मैं फिर से। अभी हम गुरुग्राम से विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ग्राउंड से लोगों से बात कर रहे के हमें तमाम बातें लोगों की पता चल रही है। अगर हम बात करें मतदाताओं की, तो मतदाता का अलग अलग तर्क इस बार सामने आ रहा है। विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, ऐसे तमाम बातें हैं, महंगाई को लेकर, जिस पर जनता वोट करने पहुंच रही है। तो इस बार जो है मुकाबला तो टक्कर देखने को मिल रहा है सभी पार्टियों में। हमें सुन पा रहे हैं ओपी? जी जी जी, हेलो जी। ओपी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी फिलहाल हम गुरुग्राम से जनता से बात कर रहे थे। लगातार जनता के हम
सभी मूड को जान रहे थे, जनता के रुझान को इस बार हम अगर आंकने की कोशिश करें तो जनता जो है तमाम मुद्दों को लेकर पहुंच रही है, सिर्फ खाली एक ही चेहरे पर वोट देने नहीं पहुंच रही है कि तमाम अगर बात करें अलग राज्यों की तो मोदी मैजिक जो देख रहे हैं कि काम आते हुए नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जरूरी है, प्रत्याशी मजबूरी है, पर लेकिन हरियाणा में लोग सतर्क होकर वोट देने पहुंच रहे हैं। लोगों के कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है और ऐसे कई तर्क सामने आ रहे हैं आज। जी हेलो ओपी, सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, विशेष रूप से मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ यहाँ पर खदान एक बड़ा मुद्दा है, माइंस जो है यहाँ पर बड़ा मुद्दा है और यहाँ धीरे धीरे करके एक एक करके सारे खदान बंद हो गए, सारे कारखाने बंद हो गए। चलिए, तो हम लगातार लाइव कवरेज करते रहेंगे चुनाव को लेकर। प्रदेश में 10 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव हो रहे हैं करनाल पर। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।